सर्वोपरि हैं, आप ताकत हैं, आप स्तंभ हैं, आप देवी हैं। अपने पंख फैलाने दीजिए और हमें उड़ने दीजिए ऊंची उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपर वुमेन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज की मेहमान की बात करूं तो बॉलीवुड की अभिनेत्री नहीं बल्कि कोविड के दौरान उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर बनकर कईयों की जान बचाई है। कोई और नहीं, शिखा मल्होत्रा है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। शिखा, नवभारत के सुपर वुमेन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा, मैं जानना चाहूंगी कि नर्स से बॉलीवुड अभिनेत्री बनने का सफर की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, मैं बचपन से ही 3 साल की उम्र से ही मैं कथक और शास्त्रीय संगीत में बहुत ही ज्यादा मेरी रुचि थी। और मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। शुरू से ही मैं दिल्ली के गांधर्व महाविद्यालय से बचपन से ही कथक और गाना सीखने लगी थी, शास्त्रीय संगीत। तो रुचि बचपन से ही थी, पेंटिंग्स बनाना, कविताएं लिखना। तो आर्टिस्ट तो इन्वॉल्व ही थी मैं लेकिन जी। बचपन में मैं जब 12 साल की थी तो मुझे एक फुल बॉडी पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो उसके दौरान जब मैं ट्रीटमेंट से गुजर रही थी तो मुझे ऐसा लगा। और मेरी मदर जो है, एक खास बात है कि वो एक नर्स हैं, अब वो रिटायर्ड हो गई हैं कोविड की ड्यूटी करने के बाद। सन 2020 में जुलाई में वो रिटायर हुई। लेकिन बचपन से मैं उन्हें देखती आती थी कि कितनी सेवा भावी है ये प्रोफेशन, कितना ज्यादा आपको लोगों के करीब रखता है, लोगों के दर्द, लोगों के भाव आप कितने अच्छे से समझते हैं। शायद तभी आप चुनते हैं इस प्रोफेशन को, क्योंकि एक नर्स माँ होती है, बहन होती है, दोस्त होती है, साथी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी जो केयर कर रहे थे उस दौरान, मेरी माता जी और जो भी साथी नर्सेस थी, तो मुझे लगा कि ये कितनी अच्छी, मैं बहुत अट्रैक्ट हुई उसकी तरफ। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं लोगों को बताऊंगी कि अगर मैं अपने पैरों पर वापस खड़ी हो सकती हूँ तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। और मुझे ये वाइट वर्दी पहननी है और मुझे लोगों की सेवा करनी है हक से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नर्सिंग करूंगी और मैंने दिल्ली के सफदरजंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से अपनी 4.5 साल की बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री ली। जी। बहुत खूब। मुझे लगता है ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपकी माताजी खुद नर्स थी और उस चीज को आपने फॉलो किया। क्योंकि आप बताओ, और अभिनेत्री अगर हम बात करें आपकी फिल्मी करियर की, तो आपने फैन में किया, कंचली में किया, एंड आई थिंक कोविड के दौरान वॉल्नी की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। जी। तो जी। किस तरह का मतलब एक्सपीरियंस रहा इन सब चीजों में? और बहुत फिर ये जबरदस्त एक्सपीरियंस। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, शाहरुख खान साहब के साथ। मैं जब बॉम्बे आई थी 2014 में, मैं आई हूँ बॉम्बे मार्च 26 को। इस मार्च 26 को मुझे बॉम्बे में 9 साल हो जाएंगे। मैं बहुत मतलब, और मैं मेरी उस समय इंटर्नशिप चल रही थी, उसके बीच में ही मुझे रनिंग शादी फिल्म मिली जो कि तापसी पन्नू के साथ थी। बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रही क्योंकि बनने के 2-2.5 साल बाद रिलीज हुई, तो तापसी पिंक के बाद ज्यादा प्रख्यात हुई। रनिंग शादी में मेरा उनके साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर था, आर्शी का। उसके बाद मैं बॉम्बे आई, मैंने दिल्ली में रहते हुए रनिंग शादी फिल्म की। जब मैं बॉम्बे आई, मुझे यशराज में ऑडिशन देने, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि भाई यशराज में जाते हैं, आर्टिस्ट हैं, ऑडिशन देके आती हूँ मैं। फिर मुझे बुलाया गया कि भाई एक फिल्म है शाहरुख खान की, उसमें कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और कैरेक्टर था रिपोर्टर का जो आप निभा रहे हैं इस वक्त। जी। तो मैंने जब ऑडिशन दिया तो मैं उनको बोलकर आई कि मुझे पता है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत कॉन्फिडेंस है आपको। मैंने बोला हाँ, मुझे खुद पर बहुत विश्वास है और मुझे ना आपकी आंखों में दिख रहा है। तो क्योंकि मैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी ऑब्जर्वर हूँ, मुझे एक मंगलवार कॉल आता है कि शाहरुख खान साहब के साथ शूटिंग है आपकी, सीन शूट हो रहा है और ऐसा है। जबकि मेरा सीन शाहरुख खान के साथ नहीं था, उनके बारे में था। और एक कट टू कट एक सीन चल रहा था। और सामने अचानक एक असिस्टेंट डायरेक्टर आके मुझे बोलता है कि मैम शाहरुख खान साहब आपका सीन मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तो ठीक है, मैं डरने वालों में से तो थी नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं और अच्छे से करूंगी। मेरा सीन खत्म होते ही मैं क्या देखती हूँ कि शाहरुख खान उठ के कहीं जा रहे हैं, मुझे लगा जा रहे होंगे, भाई मौका कहाँ मिलेगा मिलने का। वो जा नहीं रहे थे, वो मेरी तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो पास आते गए, मेरे तो मन में ना वो धुन बजने लग गई, टिंग 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 टिंग। शाहरुख खान आ रहे हैं दिलवाले पास की में। याद आ गई। वो पास आ रहे और मैं देख रही हूँ कि
होगी, एंड आई एम सो प्राउड दैट ही इज सीइंग मी टुडे डूइंग समथिंग, क्योंकि वो पहले इंसान थे इंडस्ट्री के जिन्होंने ये कहा था कि मैं आगे बढ़ूंगी और मैं जरूर कुछ खास करूंगी, और कुछ खास, कुछ स्पेशल है मुझ में। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद मुझे 2018 में कांचली, जो मेरी फिल्म है, महिला प्रधान फिल्म है, संजय मिश्रा मेरे साथ हैं इसमें कैरेक्टर में, ललित परिमू है, नरेश पाल सिंह चौहान है मेरे हस्बैंड के कैरेक्टर में, जो एनएसजी 2012 बैच से हैं। तो ये एक महिला उत्थान की और नारी उत्थान और नारी स्वतंत्रता की बात करने वाली फिल्म है। ये मेरी लीड, एज अ लीड एक्टर पहली फिल्म थी हिंदी की। तो बस 2020 7 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हुई और मार्च में लॉकडाउन लग गया। फिल्म 2 हफ्ते थिएटर पर चली, कार्निवाल सिनेमा ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया। रिलीज के साथ उन्होंने अपनी हमारी फिल्म को दूसरे हफ्ते में बोलेगा ही, क्योंकि महिलाएं इसे बहुत ज्यादा पसंद करी थी और लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सराहा, क्योंकि मैंने पहली बार फिल्म में राजस्थानी बोली है पार्शली, और मैंने और मेरे हस्बैंड के कैरेक्टर ने राजस्थानी बोली है, संजय मिश्रा और ललित परिमू ने हिंदी बोली है। तो इसके पहले भी मैंने तमिल फिल्म की है, श्रीलंका में तेलुगु फिल्म की है, लेकिन कांचली के बाद मुझे अपनी पहचान मिली बॉलीवुड, और जिसे हम हिंदी सिनेमा कहते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जस्ट लॉकडाउन हुआ और सारी दुनिया पलट गई। जी वाकई मुझे लगता है कि ये काबिले तारीफ होगा कि बॉलीवुड के खान किंग खान अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है इससे बड़ा अप्रेजल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभिनेत्री, अभिनय तो आप कर ही रही हैं, एक्टिंग तो चल ही रहा है, लेकिन क्या आज भी आप एक्टिंग के साथ साथ आपने जो हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर बनकर 2020 में काम किया था, क्या आज भी उसे आपने कंटिन्यू रखा है? जी, मैं आपको बताऊं कि वो अगर मैं ये छोड़ दूं तो ये शायद शरीर से आत्मा का अलग होना होगा। मैं अभिनेत्री अपनी डेस्टिनी से बनी, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार थी एज अ नर्स जॉब करने के लिए, मैं जब इंटर्नशिप की। लेकिन उसी के बीच में जब मेरा 4th ईयर चल रहा था, एक मुझे ऑडिशन के लिए मेरी एक सहेली ने बोला कि चलते हैं यार, ऐसा ऐसा चल रहा है, और मैं चली ऑडिशन देने, और मुझे रनिंग शादी फिल्म मिली। तब मुझे पता चला कि अच्छा मुझे ये करना है, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर्स वगैरह ये सब चीजें करती थी, लेकिन एज ए प्रोफेशन की तरह नहीं करती थी। वो किस्मत से, वो क्या है कि क्या सोचते हैं और ईश्वर के क्या प्लान्स होते हैं आपके लिए, वो पता नहीं होता। तो मैं इंडस्ट्री में तो आ गई, लेकिन मैं, लोगों को ये बहुत बाद में पता चला कोविड के दौरान कि मैं एक ऑफिशियल क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसर हूँ। लेकिन बस ये इतना सा ही फर्क है कि लोगों को बाद में पता चला, वरना मैं अभिनय करने से पहले भी नर्स की ड्यूटी कर रही थी, और आज अभिनेत्री होने के बावजूद भी मैं यहाँ भी एज अ नर्स, जो अपनी नर्स की वर्दी है वो मैं उतारती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले में, अपने घर बार आसपास बहुत फेमस हूँ। मुझे, मैं लोगों को अपना नंबर इस तरीके से बताकर रखती हूँ कि आप हॉटलाइन की तरह कभी भी इमरजेंसी में मुझे आधी रात को भी बुलाएंगे, मैं आऊंगी और मैं जाती हूँ। चाहे वो डिलीवरी करनी हो, चाहे वो इंजेक्शन लगाने हो, चाहे वो किसी को स्टिचेस लगाने हो। अभी परसों किसी बच्चे के सर में कोई इंजरी हुई थी, मैं स्टिचेस लगाने गई थी, किसी को इंजेक्शन लगाना था। यहाँ तक कि मेरी कांचनी के सेट पर मेरे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ददीप जोशी जी, उनकी तबीयत खराब हुई और सारे बड़ी हबड़ दबड़ में, मैंने कहा, कहाँ भाग रहे हो भाई, क्या बात है, हम उदयपुर के इंटीरियर गांव में, जी डॉक्टर साहब को बुलाना है। मैंने कहा, क्या मतलब, हमारी मतलब हमारे होते हुए कौन से डॉक्टर साहब को क्यों बुलाना है, ऐसे ऐसे सर को बुखार है। मैंने कहा आइए चलिए, अच्छा कहाँ है सर। मैं मिली, मैंने देखा, मैंने कहा ये इंजेक्शन ले आओ भाई। और वो मुझसे थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि अभिनेत्री और डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, तो भाई अभिनेत्री की तरह देख रहे हैं। अब मेरे लिए वो उस वक्त सिर्फ एक पेशेंट थे। मैंने बोला थोड़ा लेटी है, उल्टे लेटी है, फटाफट से मैंने उनकी जीन्स नीचे की और सिरिंज भरी, इंजेक्शन हमारे को, चलिए हो गया। वो एकदम हैरान कि इंजेक्शन लग गया। तो मैंने कहा हाँ लग गया, कुछ है ही नहीं। और इस तरीके से हमेशा, मतलब कहीं पर भी, चाहे राह चलते भी मुझे कुछ दिखेगा, किसी की परेशानी दिखेगी, तो मैं हमेशा एक नर्स रहती हूँ। कहते हैं, माता पिता कहते थे और हमेशा बड़े बूढ़े कहते थे कि विद्या या किसी भी चीज की कला एक ऐसा धन है जो आपसे कोई नहीं ले सकता। तो ये मेरा, जो मैंने एक बार कमा लिया, वो शायद मरने के बाद ही अब अलग होगा, वरना मैं तो हमेशा अपनी ड्यूटी में तत्पर रहती हूँ, हमेशा। जैसे कि आपने वो कहानी, जो किस्सा सुनाया कि फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान डायरेक्टर को ये दिक्कत हो गई, मुझे लगता है कि इससे देखने के बाद बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक चीज तो क्लियर है कि फर्स्ट एड की दिक्कत नहीं होगी, उन्हें उन्हें डॉक्टर ढूंढना नहीं पड़ेगा शूटिंग के दौरान। ये उनके लिए, मुझे सभी के बेनिफिट की बात होगी। थैंक यू। हाँ, एक्टर से एक्टिंग एक्टिंग भी करवा लेंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे।
मैं भी वो ये इंटरव्यू में सबको भेजने वाली हूँ कि आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, आपको फायदा होगा। 2 in 1, आपको ऑल इन वन एक लड़की मिल रही है मतलब। और फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपको जरूरत ना पड़े, रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ हमारे साथ लगा ही रहता है। तो वो एक चीज है। और मैं बहुत प्यारी नर्स हूँ, बहुत प्यार से ट्रीट करती हूँ एकदम। और इनफैक्ट मैं अभी भी, आजकल भी मैं अगर मुंबई में हूँ या दिल्ली में भी हूँ, तो मैं हफ्ते में कम से कम 3 दिन अस्पताल में पेशेंट्स को काउंसलिंग देने के लिए जाती हूँ। क्योंकि मेरा हंसना, मेरा बोलना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को मैं हंसा पाऊं और किसी को किसी भी मानसिक परेशानी से थोड़ा सा भी दूर खींच पाऊं, तो बस वही सबसे बड़ी चीज है। तो मैं हॉस्पिटल भी जाती हूँ प्रोफेशनली एज अ नर्सिंग ऑफिसर, और मैं जाती हूँ पेशेंट काउंसलिंग के लिए अभी भी। मुझे लगता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे आपकी तारीफ के लिए, क्योंकि दैट्स आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि बतौर एक्टिंग करते हुए और आप अपने एजुकेशन को, आपने उस चीज को, करियर को कंटिन्यू रखा। क्योंकि जैसा कि आपने बताया, ये आपकी माता जी करती थी और माता जी के उस काम को आपने आगे बढ़ाया। नहीं तो आप चाहती तो एक्टिंग कर सकती थी, कोई जरूरत नहीं थी नर्स में जाने की। यू आर गेटिंग अ जी। फिल्म, सो बट इट्स आई थिंक मैं शब्द नहीं होगा मेरे पास कहने के लिए। राउंड ऑफ अप्लॉज कह बहुत लीजिए। बहुत मैं कृतज्ञ हूँ जब आप और कई ऐसे लोगों से मैं ये सुनती हूँ तो ताकत मिलती है। और आपके चेहरे की हंसी मुझे बताती है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है और कुछ तो चीज है। और मम्मी मेरी हमेशा कहती है, जब वो फुल टाइम भी मैं उनके पेट में थी ना, तब भी वो आधी रात को किसी के पास जा रही है, इंजेक्शन लगा रही है, ये सब कर रही है। और शादी से पहले उन्होंने भी वुमेन सेरा, गृह शोभा, सहेली मैगजीन के लिए प्रिंट्स किए। तो ये सब ना उन्हीं के अंदर से ये सारी बीमारियां मुझ में आई हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो गाना हो। और पिताजी मेरे बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये दोनों ही जो जो वो उन दोनों के अंदर जो था ना, वो सब मेरे अंदर आ गया एक साथ। क्योंकि मेरे ब्रदर जो हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत हैंडसम भी है, लेकिन वो सिंपल जॉब करते हैं और सिंपल ऑफिशियल है, वो उनको कोई शौक नहीं है ऐसा। मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन मुझ में ये सारी चीजें आ गई, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने माता पिता की। मैं मानती हूँ कि मैं उनके बिना ना हो सकती हूँ, ना हो पाऊंगी। जो भी है वो है। क्योंकि जब मुझे बचपन में पैरालाइज हुआ था, तो मैं 8th क्लास के बाद स्कूल नहीं जा पाई थी। मुझे पेरेंट्स ने ये प्रोत्साहित किया कि पढ़ाई तो कैसे भी हो सकती है, लोग स्ट्रीट साइड में बैठ के पढ़ते हैं, लोग सड़कों पे बैठ के पढ़ते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं जहाँ पहले रहती थी दिल्ली में बचपन में, वहां पे एक नीचे धोबी हुआ करते थे, प्रेस करते थे वो। उनकी बेटी ने 12th में टॉप रैंक हासिल की थी। तो कोई जरूरी नहीं कि स्कूल हो, पाठशाला हो, लग्जरी हो आपके पास। तो मैंने 10th और 12th ओपन स्कूलिंग से की। और फिर गवर्नमेंट मैंने एंट्रेंस भी पास किया नर्सिंग का। तो सब चीजें, ये भी एक चीज है कि लोग दिखावे पे जो जाते हैं ना। मेरे स्कूल की फीस मैं आपको बताऊं, 4 महीने की 12 रुपए फीस थी मेरे स्कूल की, 3 रुपए महीना। जी। And I can speak English as well as I can catch different languages. मैं हिंदी भाषी बहुत प्रेमी हूँ, मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीजें मैंने बड़े होकर माहौल में रहकर सीखी। तो स्कूल के मोहताज नहीं है आप। जो पढ़ने वाला होता है वो कहीं पर भी शिक्षा हासिल कर सकता है, संस्कार हासिल कर सकता है। ये सब हमारे बचपन से ही जो हम बड़े होते हैं उसी के साथ ही शुरू हो जाती है स्कूलिंग। तो मुझे लगता है कि हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर वाकई, सकते। वाकई। जैसा कि हम जानते हैं, दो आई मीन कोविड के दौरान आपने एक फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम किया, और बहुत कम शायद लोग जानते होंगे कि आप उस दौरान आप खुद सीरियस हो गई थी, आपकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था, थोड़ा शेयर करें दर्शकों के लिए। बहुत डरावना था, क्योंकि ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ। तो मेरा डरना लाजमी था। अम, पहली बात तो हम 9 महीने से करीबन अकेले मुंबई में, मम्मी पापा को सब कुछ ट्रैवलिंग बंद, और मैं बिल्कुल अकेली थी। हालांकि मेरे फादर मेरे साथ रहते हैं हमेशा। मम्मी जब रिटायर ही वो कोविड के दौरान हुई, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वो कभी कभी आ पाती थी मुंबई। पिताजी हमेशा मेरे साथ 2 महीने रह के फिर 20 दिन दिल्ली चले गए, फिर आ गए। लेकिन वो अच्छा हुआ कि वो दिल्ली में थे, मम्मी के साथ थे। क्योंकि यहाँ पे तो मैं हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल आती थी, तो उनको इन्फेक्शन हो सकता था। मैं अकेली थी, कोई नहीं था घर में, अकेले खाना बनाना, अकेले सब कुछ करना। और मैं शुरू से ही कोई काम वाली रखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही लगता था कि फिजिकल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और घर सजाना, खाना बनाना, ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद थी। तो मेरी मम्मी और नानी कहते थे कि जिम में पैसे बर्बाद कर दो, घर में पोछे लगाओ। तो मैं तो आज भी आपसे बात करने से पहले भी झाड़ू पोछा करके बैठी हूँ, मेरा घर है, मुझे क्या शर्म है। वाकई,
तो मैं अपना पूरा घर सब खुद ही मेंटेन करती हूँ। तो मुझे मतलब जब आप हर दिन घर आए, पूरा पूरा दिन आपका किट पहन के बीतता हो, आप 7 महीने के बच्चे को कोविड से जूझता हुआ देख रहे हैं, आप 88 साल के आजी को देख रहे हैं कोविड से जूझता हुआ, आप आज किसी पेशेंट को ये सांत्वना दे रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, मुझे यकीन है, और आप कल वार्ड में जाते हैं सुबह और अचानक से आप वो बिस्तर खाली देखते हैं, तो कैसा लगता है मैं जानती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि शायद मैं अ, अपने माता पिता के बिना नहीं खड़ी रह पाऊंगी, या नहीं इतनी आसानी से उस चीज को ले पाऊंगी। कैसा लगता है, और मैं आज भी अगर सोचती हूँ कि कभी कभी पापा मम्मी नहीं होंगे, क्या कैसा लगेगा। तो वो जो एक आज भी मैं एक सिहरन जो होती है ना, आज भी मैं सहम जाती हूँ उस चीज को सोच के कि मैं आज भी किसी पेशेंट को बोल रही हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। वो पैरालाइज्ड थे और कोविड भी था उनको, मैं अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ, सब कर रही हूँ। मैं हमेशा बहुत निडर रही हूँ, मैंने लोगों को गले भी लगाया है, बच्चों को अपने गोद में भी खिलाया है। मैं हमेशा करीब रही हूँ, मैंने डरे हुए को और नहीं डराया, बल्कि सीने से लगाया उनको। तो अगले दिन जब मैं देखती थी कि नहीं है, नहीं रहे, तो वो ट्रॉमा, उस चीज को घर लाना, और जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब नहीं जाना, अब नहीं देखना, फिर शायद मेरा कोई पेशेंट चला जाएगा तो मैं नहीं देख पाऊंगी। तो फिर अगले दिन ये सोचना कि नहीं यार, वो बच्चा जो वेट कर रहा है, वो लोग जिन्हें मेरी हंसी सहारा देती है, मुझे फिर जाना है। कभी कभी तो एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा दिन किट पहन के हॉस्पिटल में बीता और रात शमशान घाट में बीती, क्योंकि अम, एक मेरे पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई, और सिर्फ उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसको बस बोला गया कि बॉडी है, आपको ऐसे ऐसे जाना है शमशान साइन करके, और मैं उसके साथ गई क्योंकि वो बहुत छोटी थी। मैं पूरी रात शमशान में रही, अस्थियां भी वो अपने हाथ में उसने डर के मारे ली नहीं, उसके किसी पड़ोसी को बुलाया, फिर मैंने सुबह 5 बजे उनके हाथ में अस्थियां दी, और फिर मैं ड्यूटी पे 9 बजे पहुंच गई। तो इस सब के बाद, और कहते हैं ना, जब सरहद पर जवान खड़ा होता है तो उसे पता होता है कि सीने पे गोली लग सकती है, तो हम अच्छे से जानते हैं, हमारे आसपास डॉक्टर नर्सेस, कभी भी कुछ भी हो सकता था उन्हें, सब चीजें चल रही थी। तो मुझे पता था कि हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे जब कोविड हुआ, 9 महीने काम करने के बाद, कोविड जैसे ही हुआ, मैं अस्पताल में पहुंची और बहुत ज्यादा सीरियस रही मैं इस दौरान। अ, मेरे पूरे हॉस्पिटल में जी जान लगा दिया। मैं HBT ट्रॉमा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल जोगेश्वरी में काम करती थी, और वहीं के ICU में एज अ नर्सिंग ऑफिसर उन्होंने पूरी जान लगा दी मुझे रिकवर करने में। बहुत तकलीफ हुई मुझे कोविड से। कई लोग कहते हैं कि कोविड है या कोविड नहीं है या जो भी है, देखिए, आप उसे कोविड कह लें, आप उसे फ्लू कह लें, आप उसे कुछ भी कह लें, था तो भयावह। जो लोग मरे हैं, जो लोग तकलीफ में रहे हैं, मुझे पैरालाइज हुआ है, कुछ भी मजाक नहीं था, हुआ तो है ही। तो बजाय टिप्पणी करने के, मेरे ख्याल से ईश्वर से धन्यवाद करना चाहिए कि हम आज वापस नॉर्मल जीवन में आ पाए हैं। वापस, अगर हमारे पास हमारे लव्ड वंस हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि नॉर्मल होने के लिए भी क्या है उनके पास, जब उनके माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे, साथी नहीं रहे, बहुत मुश्किल था। जब मैं घर आई डिस्चार्ज होके करीबन 1 महीने बाद, मैं शरीर से कमजोर थी, और क्योंकि शायद मुझे एक बार बचपन में पैरालाइज हो चुका है, तो कोविड क्या है, कमजोरी का बहुत ज्यादा इम्यूनिटी का मामला था, आप सुन ही रहे थे न्यूज में सब जगह। वाकई। मेरी इम्यूनिटी बहुत लो थी, और इसी वजह से मुझे एक रात 10 दिसंबर को राइट साइड पैरालाइज हुआ। शुक्र है कि मेरी माता जी मेरे पास आ चुकी थी मुझे देखने के लिए, क्योंकि कोविड में तो अस्पताल में आने की इजाजत नहीं थी। मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद वो 8 दिसंबर को मेरे पास यहाँ बम्बई आई, और 10 तारीख को मुझे राइट साइड पैरालाइज अटैक हुआ, और अचानक से मेरे सीधे सारे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, और मुझे होश नहीं रहा। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया बहुत जल्दी, क्योंकि मम्मी थी तो 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल ले गए, तो शायद अगर सही समय पे हॉस्पिटल ले जाएं, मेरा चेहरा पूरा सीधी तरफ डाइवर्ट हो गया था, टेढ़ा हो गया था, और कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब नहीं होगा मुझसे। लेकिन फिर से जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरी मम्मी, वो मेरे पास खड़ी थी, और कहते हैं कि ईश्वर साथ था। तो उन्होंने कहा, अरे इतना कुछ किया है, इतना जीत लिया लोगों का दिल, और इतनी दुआएं हैं साथ में, तो क्यों नहीं होगा बेटा, इम्तिहान है, कोई बात नहीं। और इम्तिहान के बाद जो सूरज उगता है वो बहुत कुछ, उसकी चमक ही अलग होती है, मेरा बच्चा सब हो जाएगा। तो वो मेरे साथ रही, और बीएमसी का इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि मैंने बीएमसी के अस्पताल में सेवा की थी निःशुल्क। तो बीएमसी के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं श्री चंद्रशेखर शोरे जी, उन्होंने मेरे
मैनेजर से कांटेक्ट किया और मेरी माता जी से बात करके उन्होंने एज सून एज पॉसिबल मुझे जस्ट अगले दिन ही कूपर हॉस्पिटल से केईएम हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। और मेरा ट्रीटमेंट फिर उन्होंने डॉक्टर नितिन डांगे जो सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके अंडर किया, और बीएमसी ने बहुत साथ दिया। अगर मैंने उनके लिए कुछ किया या उनके हॉस्पिटल में किया तो उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो बस लड़ाई का मामला था कि आपसे पैरालाइज के समय भी और हॉस्पिटल में आईसीयू में भी, जब आपको वो मॉनिटर की मशीन की आवाज सुनाई देती रहती है हर समय, जबकि मैं बचपन में इस ट्रॉमा से गुजरी। 2 ढाई साल बाद वो चीजें भूली मुझे, मैं भूल पाई उन चीजों को। फिर मुझे वो चीजें, वो मॉनिटर, वो नाक में नली होना, नाक से खाना पीना, सब चीजें, वो दर्द, वो परेशानी, यहाँ पाइप वहां पाइप, और एकदम एक शरीर की दुर्गति हो जाती है। तो वो जो झेलता है वो उसको पता होता है, लेकिन हिम्मत से मर्दा तो मदद खुदा। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे खड़ा होना ही है, लोगों के लिए खड़ा होना है, और फिर उन्हें बताना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं जीना तो हम जिएंगे। तो बस फिर मैं घर आई डिस्चार्ज होकर। और मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा राज ही इसी का ही है कि पैरालाइज के बाद लोग धीरे बोलना, खाना निकलने में तकलीफ, चलना फिरना सब एबनॉर्मल हो जाता है, कुछ भी आपके बस में नहीं रहता। लेकिन मैं कभी भी अपने शरीर की गुलाम नहीं रही हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है। तो मैं गिरी, उठी, चली, और जो बन पड़ा वो किया, चाहे वो पोछा लगाना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोना हो, काम करना हो। मेरा सीधा कंधा काम नहीं करता था, लेकिन मैं रोज काम करती थी। और ये सब करते करते, योगा करते करते, बस दर्द के आगे जीत थी, डर के आगे जीत थी। तो चाहे कितना ही दर्द होता था, मैं सोचती थी आज हो रहा है, कल कम होगा, फिर बिल्कुल नहीं होगा। तो बस आज मैं आपके सामने हूँ फिर से 1 साल वाकई बाद वैसे ही। मतलब निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम कभी जाया नहीं जाता है, जो कि आपने निस्वार्थ किया था, शायद इसलिए आज हमारे बीच आकर, ऐसी बात नहीं है। मुझे सो बहुत मैं जितना भी ईश्वर को और सब लोगों को धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि दुआएं सच में बहुत असर करती है, बहुत। वाकई जिस तरह की आपने बात कही फिल्म को लेकर, कांचली फिल्म में आपने महिला वुमेन सेंट्रिक फिल्म की थी, तो क्या, क्योंकि आज भी हम जानते हैं देश के ऐसे कई राज्य, कई शहर हैं जहां भी आज भी वो बैरियर्स उन महिलाओं को लेकर, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रोकता है। तो आपकी क्या राय होती है इस बैरियर के लिए, और आपके नजरिए से क्या लगता है कि क्या है वो बैरियर जो एक्चुअली उन महिलाओं को रोकता है? मुझे ऐसा लगता है कि खास हमारे हिंदुस्तान में जो हमें परवरिश जो दी जाती है, उसमें शुरू से ही बताया जाता है कि आप घर का स्तंभ हैं, और आप ही को अपने कंधों पर सारे समाज की धारणा, सभी लिहाज, सभी जिम्मेदारियां सब आप पे है। आपने अगर मतलब कुछ ऐसा कुछ भी, अगर आपने एक भी तरीके की सीमा लांघी, या जो समाज ने सीमा तय की अगर आपने उसको लांघने की कोशिश की, तो बदनामी आपके सिर आएगी, जिम्मेदार आप होंगी। वहीं जहां पर पुरुषों के लिए वो बैरियर सेट नहीं किए जाते। लेकिन अब आप एक तरह से ये 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 बिंदी, चूड़ी, झुमका, पल्लू, ये सब एक बैरियर है। मैं खुद बहुत ज्यादा, आपको आम उम्र में हमेशा साड़ी में, झुमके में, बिंदी में ऐसी ही दिखूंगी, मेरी पसंद है। लेकिन जब ये अपनी पसंद से की जाती है ना, तो बहुत उन्मुक्त महसूस होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये साज श्रृंगार है। लेकिन जब ये एक जबरदस्ती होती है ना कि इसकी लाज रखनी है आपको, तो ये एक बोझ की तरह लगने लगता है। जैसे अभी भी बहुत छोटे छोटे गाँव में आपको पढ़ने की इजाजत नहीं है, आपको छठी या पांचवी तक आपको लगता है जब तक आप बड़ी नहीं दिखने लगती तब तक आप स्कूल जा सकती हैं, जब तक आप बच्ची हैं। लेकिन जहां आप महिला दिखने लगती है, संपूर्ण दिखने लगती है, वहीं पर आपको रोक दिया जाता है कि बाहर नजर पड़ेगी लोगों की, वो नहीं पड़नी चाहिए। वो है बैरियर, सामाजिक सोच है बैरियर की, जो माता पिता से ही शुरू होती है। मेरे माता पिता ने मेरे भाई और मुझ में कोई फर्क नहीं किया, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तो जो पैदा करने वाला है वो ही अगर समाज से डरा हुआ है, तो फिर बच्चे तो वैसे ही सोचेंगे और वही सब आगे वो ग्रैब करेंगे और उसी चीज को निभाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो निभाने की जबरदस्ती है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा बैरियर है। अब पढ़ाई अगर नहीं है, बेस ही कमजोर है, तो आप आगे जाके अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पाएंगी। और आपको वहीं उस चार दीवारी में रहकर आप फिर भी काम करेंगी, जॉब करेंगी, फुल टाइम काम करेंगी, लेकिन वो अपने लिए नहीं होगा, वो अपने आसपास परिवार के वो 10 12 20 सदस्य जो है आपके, या 2 सदस्य हैं, उनके लिए होगा। आप सबके लिए जिएंगी, सबके लिए सोचेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्या वो सभी सदस्य हैं जिनके लिए माँ, बहन, बेटियां जीती है, क्या उनको कभी नहीं लगता कि इन्होंने अपने लिए, क्या पता वो घूंघट में बैठी औरत बहुत अच्छा गाना गाती हो, क्या पता वो टैलेंट ही ऐसा हो जो बाहर जाए तो धूम मच जाए,
क्या पता वो लिखती बहुत अच्छा हो, क्या पता कल को वो कोई राजनेता बन सकती हो, क्या पता उनमें अभिनय बहुत अच्छा हो। तो क्या क्या लोग सोचते नहीं है कि ये जो मेरे सामने जो बैठी है, जो हमेशा सदैव मेरे लिए सोचती है, हम भी इनके लिए सोचे और इनको प्रोत्साहित करें, जो अब लोग करने लगे हैं। तो ये सब कुछ जो है ये एक संकुचित मानसिकता से उपजा हुआ जो भी आप एक बैरियर जो बनाते हैं, ये सब संकुचित मानसिकता से उपजी हुई एक तकलीफ है जो दी जाती है महिलाओं को। बहुत ही दुखद है ये कि छोटे शहरों में और छोटे क्या बड़े शहरों में, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, कई लोग ऐसे जो बहुत जल्दी शादी कर देना पसंद करते हैं, 20-21 साल में, 18 साल में, 19 साल में। तो शादी बहुत खूबसूरत चीज है, मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन ये अपनी मर्जी से हो तो कितना अच्छा रहे, ये जब आपको महसूस हो तो कितना अच्छा रहे कि एक जीवन साथी है आपको चाहिए, और आप उसकी बराबरी पर खड़ी हो सके कि वे मेरी भी अपनी एक पहचान है, मैं भी कुछ हूँ, आपके नाम के साथ भी एक डेजिग्नेशन लगे कि मैं ये करती हूँ। चाहे आप घर में बैठ के क्यूरियोसिटी आके कुछ चीजें बनाती हो, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट बनाती हो, लेकिन आपकी पहचान है, काम तो कुछ भी छोटा नहीं है, चाहे आप एक कुक ही क्यों ना हो, चाहे आप घर में बैठ के टिफिन भी क्यों ना बनाती हो, लोगों का पेट भरती हो, तो वो एक अपनी पहचान है अपने लिए। तो वो पहचान देने में लोग बहुत हिचकिचाते हैं उस समाज के लिए जो आपको खाने नहीं देने आएगा, जो आपका पेट नहीं पालेगा, जो आपकी तकलीफ में कहीं खड़ा नहीं नजर आएगा। तो मुझे लगता है आप अपने आपस में उसके लिए सोचे जो आपके लिए सोच रहा है। और अगर हम अपने आपस के लोगों की ही जिम्मेदारी ले लेंगे ना कि जो मुझे प्यार करता है मैं उसे प्यार कर लूं, तो पूरी दुनिया मेरे ख्याल से उन्मुक्त हो जाएगी और सब सब ठीक हो जाएगा। तो बस एक छोटी सी जिम्मेदारी लेनी है खुद की और अपने प्रियजनों की, बस मुझे ओके, लगता है। ये जो ओपननेस और जो इतनी एनर्जी आती है, प्रेरणा कहाँ से आती है? एक्चुअली मैं बताऊं कि मैं बहुत देर से चाय लेके बैठी हूँ, तो ये मैंने घूट ले, बात इतनी इंडिपेंडेंट चल रही थी, ये मेरी माता जी हैं इस कप पर, ओके। और ये हैं, ये भी माता जी। जी और ये मम्मी पापा हैं, तो ये कप मेरे हमेशा साथ में रहता है। और यही मेरी प्रेरणा है, क्योंकि फादर मेरे 70 साल के हो चुके हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है उन्हें बहुत सीवियर, लेकिन आप देख के उन्हें कहेंगे शायद 45-50 साल का कोई आदमी होगा, इतने दर्द में भी कैसे मुस्कुराते हैं वो मैंने उनसे सीखा है। कितनी ही तकलीफ हुई हो, उनका सीवियर ऑपरेशन हुआ था, दूसरे दिन खड़े हो गए थे वो हॉस्पिटल में और डॉक्टर तो उनकी फोटोज खींच रहे थे कि भाई क्या जिंदा दिल आदमी है। तो वो कितनी ही कोई परेशानी हो वो रुकते नहीं है, थमते नहीं है, उदास नहीं होते कभी भी, चाहे पैसे का नुकसान हुआ हो, चाहे कोई चीज खोई हो, वो हमेशा बोलते हैं जान कीमती है, हंसी कीमती है जो ईश्वर ने दी है। ये पैसा, ये सोना चांदी, ये चीजें, ये सब बनती बिगड़ती रहेंगी। कई बार ऐसा ओके। हुआ, एक बार जब फादर मेरे कहीं जा रहे थे बाइक पे, तो उनकी जेब में से एक पैसों की गड्डी गिर गई, दो थी, एक गिर गई, तो उन्होंने घर आके बोला कि मुझे कुछ आवाज तो आई थी लेकिन वो गिर गई, पता नहीं शायद वहीं गिर गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसी ने उठाई होगी, किसी के काम ही आएगी। तो मुझे लगा कितनी अच्छी चीज है यार, पैसे मिले होंगे किसी काम में। वो लोग उदास रहते हैं, चीजें खो जाती हैं, जब तक कोई इंसान आपसे दूर ना हो जाए या कोई जिंदगी आपके लिए खो जाए, तब तक मुझे लगता है कि उदासी का कोई वजह नहीं है। और उसके बाद भी कितने लोग इतने स्ट्रांग हैं कि जब हमसे अपने प्रियजन भी अलग होते हैं तो भी हम फिर दोबारा खड़े होते हैं, फिर जीवन जीने की कोशिश करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, उनकी यादों के साथ, उनके प्यार को अपनी ताकत बनाकर। और माता जी मेरी जो है, उनका जब वो मॉडलिंग करती थी यंग एज में, तो उनका एक मुझसे बड़े मेरे भाई साहब हैं, और उनसे पहले एक बेबी फुल टाइम उनके पेट में जब था, तब वो मॉडलिंग भी करती थी और नर्स भी थी मेरी ही तरह। तो मतलब बस बस में जाती थी वो हॉस्पिटल, तो कोई दो लोग लड़ रहे थे और वो बस से गिर गई, और एक जो उनका जी। सीधा पैर है वो बस के टायर के नीचे आ गया। तो ओ। और फुल फुल टाइम बेबी था उनके पेट में, मुझसे पहले वाला। और आप, मैं बताऊं कि हम भले ही इस बात में सीरियस हो जाए, वो खुश होती हैं, वो कहती है अगर वो बच्चा पैदा होता ना तो ये नहीं आती। वो अगर मेरा, क्योंकि मैं बस दो ही बच्चे पैदा करती हमने सोचा था, तो ये इसीलिए हुआ कि उस एक्सीडेंट के बाद वो बच्चा जो फुल टाइम था वो मिसकैरेज हुआ और शिखा को पैदा होना था, इसीलिए वो एक्सीडेंट भी मेरे लिए वरदान है। तो मेरी माता जी, मतलब वो जो है माता पिता, मैं बस उनका अगर मैं इतना सा भी हिस्सा बन जाऊं ना दीपक जी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बस मैंने बहुत कुछ सीख लिया जीवन में, और आगे भी सीखने की कोशिश चलती रहती। तो वही मेरा सबसे बड़ा जो मेरा ट्रेनिंग स्कूल है वो मेरे माताजी और पिताजी हैं, कि किस तरह से मेरी माताजी छोटी उम्र में ब्याह कराई और पिताजी ने मेरे उनको पढ़ाया, उनका साथ दिया और वो नर्स बनी, और फादर मेरे किस तरह से
मेरे साथ उन्होंने टाइम के साथ ग्रो किया। वो बहुत पुराने जमाने के हैं, लेकिन वो मेरे साथ साथ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए कि वो कहते हैं कि उन बच्चों में हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जब वो सीख सकते हैं, वो तौर तरीके नए ले सकते हैं, अपना सकते हैं, वो समाज के बैरियर्स को मानने से इनकार करते हैं, तो सब क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। तो वो ही मेरा सबसे बड़ा ट्रेनिंग स्कूल है। मेरे माता पिता, मेरे सर्वोपरि गुरु और ईश्वर मेरे लिए जो है वो वही है, बस। बहुत खूब। मुझे लगता है वाकई हर किसी के मुझे तो पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हर हर किसी को वहीं से आती है, जैसा कि आपने बताया। ज्यादा समय नहीं, लास्ट सवाल लूंगा। जी। अब सुपर वुमेन कैंपेन चल रहा है, तो नवभारत के जरिए आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उन महिलाओं को या उनके माता पिता को? जी, मैं नवभारत के जरिए इस सुपर वुमेन कैंपेन, जो ये इतना खूबसूरत इनिशिएटिव है, क्योंकि अप्रिसिएशन इज द बेस्टेस्ट इनिशिएटिव विच यू कैन। और मीडिया के जरिए, जब मीडिया की तरफ से कोई ऐसी चीज आती है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम, मेरी जो बात है, जो मैंने किया है, वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे दुनिया में लोग अपने पंख फैलाएंगे। तो मुझे लगता है जो सुपर वुमेन जो इनिशिएटिव है, जो कैंपेन है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वेरी वेरी थैंकफुल आई एम टू नव भारत। और मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आप शक्ति हैं, आप निडर हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप ताकत हैं, आप स्तंभ हैं, आप देवी हैं। किसी से भी डरना नहीं है। और आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके खिलाफ हैं वो ही आपको सलाम करेंगे। तो अगर कोई आपका साथ देता है तो ये बहुत अच्छा वरदान है, बहुत अच्छा साथ है। और नहीं देता है तो आप डरिए मत, आप बस आंखें मिलाकर निरंतर तत्पर अपने लक्ष्य पर चलते रहिए। वो लोग एक दिन आपके सामने अपनी आंखें झुका लेंगे आपका तेज देखकर। तो आप रुकिए नहीं। और जो भी परिवार किसी भी महिला से, जिस भी रिश्ते से जुड़े होते हैं, चाहे वो उसके बच्चे हैं, चाहे वो उनके पति हैं, चाहे ससुराल है, चाहे मायका है, चाहे एक एक महिला के करोड़ों रिश्ते हैं हमारे समाज में, वो सभी लोग आपकी जो सच्ची जो एक ताकत है ना, वो एक महिला से। क्योंकि आप सब ये तो जानते हैं कि महिला ही जननी है, तो आप जिससे उपजे हैं, आपको उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप महिला का सम्मान करें और उनका साथ दें। यकीन मानिए, आपको बहुत बहुत खुशी होगी। और जब आप महिला के साथ खड़े होकर साथ देंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि वो अपने लिए कुछ नहीं करती। वो जब खुद अपने पैरों पर भी खड़ी होगी ना, तो भी वो आपके ऊपर ही लुटा देगी खुद को। तो ये समझने की बात है। तो ये आप हमारे लिए मत करिए, ये आप अपने लिए करिए। हमें संभालने दीजिए आपको। हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम शक्ति हैं और हमें ईश्वर ने बहुत कुछ देकर भेजा है। तो आप हमें अपने पंख फैलाने दीजिए और हमें उड़ने दीजिए ऊंची उड़ान। बहुत खूब शिखा। मुझे लगता है ये मैसेज काफी जिन तक भी जाएगा, शायद ये सोच बदलने का एक जरिया होगा। तो शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपर वुमेन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हमारे नवभारत परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आप बतौर बहुत बहुत फ्रंटलाइन वर्कर और धन्यवाद। अभिनय का काम कर रही हैं, दोनों ही आप बखूबी निभा सके, यही हमारी शुभकामनाएं होंगी। जी, मैं इसको अंत करना चाहूंगी दो लाइन गाकर, सभी लोगों के लिए, आपके सुपर वुमेन कैंपेन के लिए, ताकि लोगों को हिम्मत मिले और एक जज्बा जागे आपके अंदर। जी। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, शाम छुपा ले राहों में कांटे बिखरे गए, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रातें कोई दिन ढलना ही है। हिम्मत लाएगी सुबह फिर आएगी, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे
रुके। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको अभिनय और इस काम के लिए नहीं, आपके इस गले में मतलब माँ सरस्वती का भी वास कराया है। मुझे लगता है शायद उससे भी नवाजा है आपको। शायद इस सुर के बाद मुझे लगता है इस इंटरव्यू काफी अच्छा एंड होगा। आप जब जब इंटरव्यूअर इतने अच्छे हो, इतने जिंदा दिल हो, आपकी खुद की मुस्कान इतनी खिली हुई है, तो क्यों नहीं दिल खिल जाता है जब आपके सामने भी कोई ऐसा इंसान हो। आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, नव भारत की शान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।